आप लोग। तो हम लोगों ने उस दिन श्वसन तंत्र पे डिस्कस कर लिया था कि श्वसन तंत्र होता क्या है और कितने चरणों पे होता है ना। अब आज बात करेंगे हम किसकी। आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र में, कि मानव श्वसन तंत्र पे कौन कौन से अंग होते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, इस पे आज बात करेंगे। तो जल्दी से सबसे पहले अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से आप लोग, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। 1 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उस पे कौन कौन से अंग जो भाग लेते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया नॉस्ट्रिल, सबसे पहले नासा छिद्र। ठीक। नासा छिद्र से फिर कहाँ जाता है, तो नासा छिद्र ये हो गया अपना, नॉस्ट्रिल हो गया। इसके बाद नेजल चैम्बर पे, इसके अंदर रहते हैं क्या, नासा गुहा, जिसको अपन बोलते हैं नेजल चैम्बर। फिर नासा गुहा से कहाँ जाता है, नासा गुहा से जाएगा अपना कहाँ पे, सबसे पहले जाता है कहाँ पे, तो जाता है ये फेरिंग्स पे, मतलब गहरी ग्रसनी। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है, तो लैरिंग्स पे जाता है। ठीक। लैरिंग्स को अपन स्वरयंत्र भी बोलते हैं, स्वरयंत्र, या लैरिंग्स लिख दे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स से कहाँ जाता है, तो लैरिंग्स के बाद जाता है ट्रैकिया पे। ट्रैकिया के बाद फिर कहाँ पे जाता है, तो ट्रैकिया के बाद जाता है वो कहाँ, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई भी जो होती है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शरी ब्रोंकस, तीन उस पे डिवाइड रहती है। तो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकस में जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शरी ब्रोंकस पे जाता है। फिर उसके बाद ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाता है, तो लंग्स में जाता है, फेफड़ों में। ठीक। तो ये हो गए नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फिर उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर लंग्स। अब एक एक से हम सबसे पहले नॉस्ट्रिल पढ़ेंगे कि नॉस्ट्रिल होता कहाँ पे है, उसका यानी कि कहाँ पे प्लेस होता है, कैसे काम करता है। फिर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। धीरे धीरे अपन यानी सभी को डिस्कस करते चलते हैं। ठीक।
तो सबसे पहले कहाँ पे चलते हैं? सबसे पहले नासा छिद्र पे या नॉस्ट्रिल्स पे। ठीक। ये क्या हुआ? उसका हेड हुआ, नोज, माउथ। अब देखो, यहां से क्या जाती है? यहां से जाती है अपनी नेजोफेरिंग, नॉस्ट्रिल जाती है। ठीक। फिर ये क्या होती है? यहाँ पे ओपन हो जाती है और ये है दो भागों में डिवाइड होती है। फिर यहाँ से ये आई क्या? अपनी नेजोफेरिंग्स। ये आई नेजोफेरिंग्स और यहाँ से जाती है क्या? ओरोफेरिंग्स। ठीक। ये अब ये ओरोफेरिंग्स और ये ओरोफेरिंग्स आ गई। ठीक। ओरोफेरिंग्स ऐसे आती है। फिर यहाँ पे क्या रहता है? या इसको सबसे पहले ऐसा, यहाँ पे फेरिंग्स, इतना बड़ा नहीं। तो फिर ये आता है कहाँ पे? ये आ गया फेरिंग्स पे। अब फेरिंग्स पे क्या होता है? ये टू उस पे डिवाइड रहता है। एक हो गया क्या? ये हो गई ट्रैकिया जिसको फूड पाइप, और दूसरी हो गई क्या? सॉरी, फूड पाइप नहीं, वो विंड पाइप है। ये है फूड पाइप इसोफेगस। ठीक। तो ये सबसे पहले क्या है? ये अपना हो गया नॉस्ट्रिल्स। ठीक। या नेजल पैसेज। ये क्या है? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज। और ये क्या होती है कि ये यहाँ पे क्या रहती है? ये दो उस पे डिवाइड रहती है, इंटीरियर, ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ठीक। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? इंटीरियर पार्ट, या इसको बोलते हैं इंटीरियर नेजल चैम्बर। इंटीरियर नेजल चैम्बर। और ये क्या कहलाता है? ये है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। ठीक। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी कर सकता है, मैं आप लोगों को कमेंट देख रहा हूँ। ये हो गया पोस्टीरियर नेजल चैम्बर। ठीक। अब ये वहां से क्या होता है? यहाँ से अपन ने कोई हवा लिया, सांस लिया, और ये यहाँ से होते हुए कहाँ पे आएगी? ये क्या कहलाता है? नेजोफेरिंग्स। नेजो, PHARY, फेरिंग्स। ठीक। और ये क्या कहलाती है? तो ये है ओरोफेरिंग्स। ओरो, PHARY, ओरोफेरिंग्स। अब ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स से होते हुए ये कहाँ पे आ गई? तो ये कहलाता है क्या? फेरिंग्स, ग्रसनी, फेरिंग्स। अब इस पे फेरिंग्स पे क्या रहता है? ये हो गई क्या? ग्लॉटिस। ठीक। ये क्या कहलाती है? ग्लॉटिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? कंठ। ठीक। ये हो गई फुट, और ये क्या हो गई? ट्रैकिया। और ये क्या हो गई? ईसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इतना तो दिख रहा है ना। और ये क्या होती है? ट्रैकिया, विंड पाइप। ठीक। अब क्या है? यहाँ पे क्या रहता है?
यहाँ पे रहता है क्या, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड। ठीक, ग्लॉटिस के नीचे ही, ग्लॉटिस पे क्या रहता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स, ठीक। और लैरिंग्स हो गया। और यहाँ पे देखो इसके जो फेरिंग्स होता है इसके तीन हो गए। एक तो द्वार हो गया कौन सा, नेजोफेरिंग्स हो गया, दूसरा हो गया ओरोफेरिंग्स, और तीसरा ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगो, PHARYN, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक। तो सबसे पहले अपन नेजल पैसे यानी नेजल नासागुआ से हवा लिए, कहाँ पे गया, यहाँ पे दो चैम्बर डिसाइड रहते हैं, आगे की ओर इंटीरियर नेजल चैम्बर और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर नेजल चैम्बर। तो जो इंटीरियर नेजल चैम्बर होता है ये क्या कहलाता है, नेजल वेस्टिबुलर कहलाता है। और जो पोस्टीरियर नेजल चैम्बर होता है तो उस पे टर्मिनल और ये सब चीजें आते हैं, थ्री पार्ट पे ये रहता है। ठीक, थ्री बोन्स का ये यहाँ पे रहता है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो लैरिंग्स है, ठीक। तो लैरिंग्स पे टू वोकल कार्ड पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक ट्रू वोकल कार्ड और दूसरा फॉल्स वोकल कार्ड। तो जो आगे की ओर होता है वह ट्रू होता है, पीछे की ओर फॉल्स वोकल कार्ड होता है। ठीक, इतना डायग्राम समझ में आ गया। किसी को यहाँ पे डायग्राम पे कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, अब देखो जो ये नेजल वेस्टिबुलर है ना, जो इंटीरियर नेजल चैम्बर होता है, तो नेजल जो इंटीरियर नेजल चैम्बर होता है उसको नेजल वेस्टिबुलर कहते हैं। तो जो नेजल वेस्टिबुलर होता है यहीं पे जो देखो हेयर लगी हुई है, और यहाँ पे क्या होता है, एक सेबेसियस ग्लैंड होती है। ठीक, तो जो ये सबसे पहले नेजल हेयर क्या करते हैं, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल गया तो वो क्या कर देते हैं, नेजल के द्वारा यानी हेयर के द्वारा उसको रोक लेते हैं। और वहां पे क्या होता है, जो सबीसियस ग्लैंड होती है वह क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेट करती है, जिससे डस्ट पार्टिकल वहीं पे यानी जम जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देखो ये नासा छिद्र नॉस्ट्रिल, तो नाक के बाहरी छिद्र को क्या कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं, ये नॉस्ट्रिल कहता है। इससे बाहरी वायु आती जाती रहती है, यह छिद्र पीछे जाकर नासा कोष्ठ में खुलती है। ठीक, अगला है नासा गुहा नेजल चैम्बर। तो जो ये नेजल चैम्बर है तो यह अंतर नासिका पट्टी मतलब इंटरनल सेप्टम के द्वारा दो कोष्ठों में विभाजित होती है। और प्रत्येक कोष्ठ जो होते हैं तीन भागों में विभाजित होते हैं, कौन कौन से, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन और ऑल्फैक्टरी रीजन। तो जो वेस्टिबुलर रीजन होता है ये क्या करता है, तो देखो अभी मैंने बताया कि जो वेस्टिबुलर रीजन यानी आगे की ओर जो जिसमें हेयर छोटे छोटे बाल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो हवा के बड़े कणों या कुछ डस्ट पार्टिकल है तो उसको जाने से रोकते हैं, मतलब छानने का काम करते हैं। और जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है ये क्या करता है, तो इसमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो जो ये म्यूकस का सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो धूल कण है या कोई सूक्ष्म जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह हैं या कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वे क्या करते हैं, उसी म्यूकस में चिपक जाते हैं, जिससे वे अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाते। देखो जैसे ही कभी क्या होता है, कोई कुछ भी कीड़ा अंदर जाता है तो तुरंत से क्या होती है, छींक आती है ना, वो किसकी वजह से, ये म्यूकस होता है जिसकी वजह से वो उसको अंदर जाने नहीं देता, डायरेक्ट बाहर भेजता है। ठीक, और ऑल्फैक्टरी रीजन क्या करता है, तो ये सूंघने स्मेलिंग का कार्य करता है। और सबसे ज्यादा डेवलप किसमें होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, तो सबसे ज्यादा ये कुत्तों में डेवलप होता है। ठीक ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक सही है, आ गया समझ में। अब अगला है क्या, फेरिंग्स, ग्रसनी। तो देखो ग्रसनी जो होती है यह ओरल फेरिंग्स से संबंधित होती है। ये क्या कहलाती है, देखो ये ये फेरिंग्स है, ये ग्रसनी है। ठीक, तो ग्रसनी जो फेरिंग्स होती है ग्रसनी, यही क्या करती है कि जो लैरिंग्स है और उसका या बोले हम फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का ये द्वार रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होती है, मध्यकर्ण की यूस्टेशियन जो यूस्टेशियन नलिका होती है इसकी पार्श्वभित्ति से लगी रहती है। जब जो ये कान के यहाँ से एक यूस्टेशियन ट्यूब रहती है वो आती है, तो उसी के वहीं पे ऐसे लगी रहती है। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें बाकायदा डायग्राम बना के यूस्टेशियन ट्यूब का दिखाया था। ठीक, अगला है स्वर यंत्र या लैरिंग्स।
जिसको अपन वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक। तो वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक। अब ये क्या करता है कि जो यह भाग होता है ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, ठीक। तो जो ट्रैकिया होती है विंड पाइप, तो उसको यानी कि फेरिंग से जोड़ने का काम करता है कौन, लैरिंग्स। अब ये 5 प्रकार की उपास्थि बना होता है, कौन कौन सी। थायरॉइड कार्टिलेज जो हाइलिन कार्टिलेज की होती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो हाइलिन कार्टिलेज की, ये भी। और एरिकनॉइड कार्टिलेज जो भी, ये भी हाइलिन कार्टिलेज की। और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी ये इलास्टिक कार्टिलेज की। और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज यह भी इलास्टिक कार्टिलेज की होती है। अब इसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वोकल कार्ड पाए जाते हैं, कौन कौन से। एक हो गया फॉल्स वोकल कार्ड और दूसरा हो गया क्या, ट्रू वोकल कार्ड। तो क्या होता है जो फॉल्स वोकल कार्ड, जब आप लोग छोटे बच्चे होते हैं या किसी छोटे बच्चे को देखना कि उसकी स्पष्ट क्लियर आवाज नहीं निकल पाती, माँ मैं ऐसा करके बात करता ना, माँ मैं पापा, मतलब यानी जिसकी क्लियर यानी आवाज नहीं निकल पाती है, तो क्या होता है बचपन में इन्फेंट्स में क्या होता है कि जो हमारा वोकल कार्ड होता है वो पूर्ण डेवलप नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, फॉल्स वोकल कार्ड कहलाता है। और यदि और एक जगह और काम करता है, जैसे जब अपन लोग क्या होते हैं नींद में रहते हैं, किसी को नींद में बोलने की आदत रहती है ना, अपन बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, अपने को तो पता नहीं चलता कि अपन बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि यार इसको ये क्या हो गया। तो वहां पे उसका क्या काम करता है, वो फॉल्स वोकल कार्ड करता है, जो सेमी कॉन्शियस स्टेट में, मतलब ड्रीम्स की उसमें रहता है, ठीक। मतलब स्वप्न के उस पे, ड्रीम्स, ठीक। तो ये क्या करता है, मतलब कि क्लियर स्पष्ट आवाज नहीं निकालता है, कौन, फॉल्स वोकल कार्ड। और जो ट्रू वोकल कार्ड होता है हेल्प इन फोनेशन, मतलब कि यह क्या करता है कि जो मैं बोल रहा हूं ये स्पष्ट आवाज निकल रही है, किसके माध्यम से, ट्रू वोकल कार्ड के। और हेल्प इन फोनेशन, फोनेशन मतलब क्या है कि जब फोनेशन होता है यानी कि वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के द्वारा ही तो, जब कंपन होता है तभी तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये क्या करता है, फोनेशन करने का काम करता है, कंपन करने का, तो ये क्या कहलाता है, ट्रू वोकल कार्ड। समझ में आया, इतना समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। अगला है ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया होता है यह कैसा होता है, अर्धचंद्राकार उपास्थियों की बनी, यानी कि इसमें देखो क्या होता है, ये देखो ये ट्रैकिया है, और इसमें अर्धचंद्राकार क्या होती है, उपास्थियां पाई जाती हैं, रिंग पाई जाती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। अब ये कार्टिलेजिनस रिंग क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, मानव प्रवृत्ति का है, वो क्या करता है, अब तुम जैसे क्या करोगे, जैसे गुब्बारा फुलाए और फुलाते ही जाते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसमें ज्यादा हवा हो जाती है और वो क्या हो जाता है, फूट जाता है, बस्ट हो जाता है, ठीक। तो वैसे ही अगर कभी कभी क्या करते हो आप लोग, बहुत ज्यादा सांस ले रहे हो, बहुत ज्यादा, तो ये हाइलिन जो ये कार्टिलेज उपास्थियां होती हैं, जो अंदर अर्धचंद्राकार उपास्थियां, तो ये क्या करती हैं, उसको ज्यादा फूलने से रोकती हैं ताकि वो फूटे ना, ठीक। तो ये अर्धचंद्राकार उपास्थियों का बना होता है, ठीक। 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, वाइड होता है, ठीक। और ये क्या होता है कि जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, तो उससे लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, ये क्या कहलाया, तो ये कहलाता है लेफ्ट, ठीक। और ये राइट। तो लेफ्ट और राइट में फाइव, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उससे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक। और ये जो ट्रैकिया होता है, तो इसमें एक ग्रंथि होती है जो किसका स्राव करती है, तो म्यूकस का स्राव का सिक्रेशन करती है, ठीक। और जो अब ये डिवाइड होता है तो वो क्या कहलाता है, ब्रोंकाई कहलाता है, जिसको अपन प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ये। तो यह फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से लेफ्ट एंड राइट दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। क्लियर दिख रहा है। अब अगला है क्या, ब्रोंकाइट्री, मतलब जो अभी ट्रैकिया आया, ट्रैकिया क्या हुआ, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से मतलब वहां से डिवाइड हो गया।
ठीक, ये डिवाइड हुआ। अब एक लंग्स ये। ये ओके। ठीक। सही क्यों नहीं आ रहा भाई? ठीक, ये तो एक देख रहे होगे कि एक लंबा दिख रहा होगा और एक छोटा दिख रहा होगा, चौड़ा दिख रहा होगा। ठीक, तो ये क्या होता है? ये अपनी क्या है? ट्रैकिया। अब ये क्या है? ये प्राइमरी ब्रोंकस है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। और इस पे ऐसे डिवाइड रहता है। ठीक, तो ये क्या कहला गया? प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस। और ये क्या कहला गया? सेकेंडरी ब्रोंकस। और ये क्या कहला गई? टर्सरी ब्रोंकस। प्राथमिक ब्रोंकस, द्वितीयक ब्रोंकस और तृतीयक ब्रोंकस। ठीक, एक मिनट। ओह, अब क्या होगा? इसमें क्या होती है? ये ब्रोंकियोल होता है। ये तीन तीन के यहाँ पे ब्रोंकियोल होते हैं। फिर उसी पे क्या होती है? एल्वियोली लगी हुई होती हैं। ठीक। अब इस पे क्या लगी होती हैं? एल्वियोली, ऐसी तीन तीन के गुच्छों पे। ठीक।
एल्वियोली की संख्या कितनी होती है, किसी को मालूम है क्या कि एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है लगभग 300 मिलियन। ठीक, तो कितनी होती है? 300 मिलियन होती है। ठीक, अब क्या हुआ? ये हो गया लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, और ये कौन सा है? राइट लंग्स। सेम ऐसे ये भी डिवाइड रहता है, इस पे मैंने बताया नहीं है। ठीक, और यहाँ पे क्या रहता है? डायाफ्राम रहता है। ठीक, ये क्या हो गया? डायाफ्राम है। ठीक, ये डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम काम करता क्या है? तो देखो, जैसे आप लोग ऐसे उछला, तो मैं उछला, तो क्या हुआ कि क्या मेरा जो लंग्स है वो नीचे गिरे? जैसे आप देखो, बोरी भरते हो, बोरी को ऊपर से ऐसे करते हो, तो क्या होता है कि जो ऊपर यानी कि जो जिस पे जगह रहती है, तो वो सब नीचे बैठते जाते हैं। ठीक, या कभी किचन में आप लोग देखे होंगे, जब नमक रखते हैं या कुछ हल्दी मसाला रखते हैं, डब्बे को अपन ठोकते हैं ना, ऐसे कर करके ठोकते हैं, तो क्या होता है कि वो जो खाली जगह रहता है उस पे यानी कि जाके वो बैठ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी तो खाली है, तो क्या हम लोग जब ऊपर से कूदते हैं या ऊपर उछल कूद करते हैं, तो हमारे लंग्स नीचे आते हैं? नहीं, वो तो क्यों नहीं आ पाते हैं? तो डायफ्राम की वजह से नहीं आ पाते। तो डायफ्राम क्या करता है? हमारे लंग्स को सेफ्टी करता है, ताकि वह नीचे ऐसे आ ना पाए। ठीक, और यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी कि ये ज्यादा इधर साइड मुड़ा है। तो क्यों मुड़ा है? तो देखो, क्या होता है, यहाँ पे क्या रहता है? हार्ट रहता है, जिसकी वजह से यानी बीच में रहता है, वो क्या रहता है कि इधर साइड झुका रहता है, लेफ्ट साइड यानी झुका रहता है। ठीक, ये क्या है? हार्ट होता है। ठीक, ये ये क्या है? हार्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाती है? एक कार्डियल नॉच आ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? जिसकी वजह से ये लंबा हो जाता है। ठीक, ये क्या हो गया? यहाँ पे ये क्या है? ये कार्डियल नॉच कहलाती है। ठीक, कार्डियल, NOTCH। ठीक, तो किसकी वजह से कार्डियल नॉच है? तो हार्ट की वजह से। ठीक, और ये क्या होता है? ये हार्ट है, HEART। ठीक, ये हार्ट है। ठीक, तो ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड क्या होता है, यानी ऐसा झुका होता है, जिसकी वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वह क्या होता है? थोड़ी सी लंबा हो जाता है। हाँ, ठीक, और अगर लेफ्ट लंग की बात करें, तो ये इसका वजन कितना होता है? तो 575 ग्राम होता है। ठीक, और जो राइट लंग होता है वह दिखने में तो यानी कि साइज पे लंबाई में तो छोटा होता है, लेकिन जो लेफ्ट लंग है उससे बड़ा होता है। ये कितने ग्राम का होता है? तो यह 625 ग्राम का होता है। ठीक, ये कैसे दिख रहा है? शॉर्ट। तो अब ये शॉर्ट क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखो, यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे लीवर लगा हुआ होता है ऐसे। ठीक, ये क्या है? लीवर। और ये क्या है? डायफ्राम, मस्कुलर कुलर डायफ्राम। ठीक, मस्कुलर डायफ्राम है, यहाँ पे दिख रहा है। चलो, मैं अभी थोड़ी सी ऊपर कर दूंगा तो दिखने लगेगा। ठीक, जो राइट लंग है ये छोटा शॉर्ट क्यों वजह से होता है? तो ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ लीवर। ठीक, तो लीवर के एडजस्टमेंट के कारण क्या हो जाता है कि जो अपना राइट लंग्स होता है वह छोटा हो जाता है। ठीक, समझ में आया? और देखो, और ये क्या होती हैं? तो ये हैं ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, और ये क्या होती हैं? एल्वियोली, एल्वियोली होती है। ये क्या कहलाती हैं? तो यूनिट ऑफ लंग्स, जो फेफड़े हैं, फेफड़े की
कार्यात्मक इकाई कहलाती है, संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कौन कहलाती है? एल्वियोली कहलाती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं कहाँ पे? लंग्स की ओर। देखो, ठीक, तो ये तो अभी हमने ब्रोंकल ट्री के थ्रू दिखाया। अब जो लंग्स का ओरिजिनल यानी कि कैसे डायग्राम बनेगा तो उस पे देखो। ठीक, तो ये अपना लंग्स आया, ये सॉरी ये ट्रैकिया आया, और ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से ऐसे डिवाइड हो गए। ये लंग्स हुआ। अरे बहुत ज्यादा पतला नहीं हो जा रहा। ठीक, तो ये हो गया क्या? लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग्स। ठीक, और ये क्या हुआ? राइट लंग्स, राइट लंग्स। ठीक, अब ये क्या कहलाती है? तो ये जो खाली भाग कहलाती है हाइलस कहलाती है। ठीक, प्राइमरी ब्रोंकस की जो ये खाली पार्ट रहता है ये क्या कहलाता है? हाइलस कहलाता है। ठीक, अब जो ये हमारा हार्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन से यानी कि इसके ऊपर आउटर कवरिंग लेयर होती है जो क्या कहलाती है? प्लूरा कहलाती है। ठीक, तो ये ये ठीक, तो इस पे बीच बीच पे ये क्या है? तो ये है रिब्स। ठीक, ये क्या है? ये है रिब्स है। ठीक, और ये क्या है? ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। ठीक, ये क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। जब अपन क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं तो क्या होता है? अपना ये जो फूलता है ना, या अपन जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये फूलता है, तो क्या फूलती है अपनी? तो इंटरकोस्टल मसल्स ही फूलती हैं। ठीक, तो ये क्या होती हैं? तो ये कहलाती हैं इंटर इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक, और ये क्या होती हैं? ये कहलाती हैं रिब्स। ठीक, ये रिब्स होती हैं। और अब जो ये आउटर की ओर रहती है, तो आउटर की ओर क्या है? इसमें क्या है? ये जो आउटर लेयर होती है वह क्या कहलाती है? आउटर जो होती है ये क्या कहलाती है? ये आउटर प्लूरा है, आउटर प्लूरा। और ये क्या है? इनर प्लूरा। ठीक, इनर प्लूरा। और इसके अंदर क्या भरा रहता है? तो इसके अंदर भरा रहता है क्या? प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक, ये क्या भरा हुआ है? प्लूरल ठीक, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। और इसी में क्या होता है कि प्लूरल कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर प्लूरल भरा हुआ होता है। ठीक, प्लूरल कैविटी। अब ये प्लूरल कैविटी करती क्या? प्लूरल फ्लूइड करता क्या है? तो जैसे अगर हमें कोई धक्का मारता है, या हमें ये ऐसे मैंने मारा, तो हमें चोट क्यों नहीं लगती? तो ये क्या करता है? जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है। कौन? प्लूरल फ्लूइड। ठीक,
जैसे हम हमारा ये या धक्का लगता है तो इसको बचाने का काम कौन करता है, तो प्लूरल फ्लूइड की वजह से। और कभी कभी क्या होता है कि जब इसमें प्लूरल फ्लूइड्स में क्या होता है कि इस पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। जब इस पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन, तो क्या होता है जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फूल जाता है, तो इस फूल जाता है तो क्या हो जाता है, मतलब प्लूराइटिस हो जाता है। मैंने आइटिस बताया था ना, प्लूराइटिस हो जाता है, ठीक। और जो ये कैसी होती है, तो जो अपनी प्लूरा होती है कैसी होती है, तो डबल मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी, एक आउटर प्लूरा हो गई और इनर प्लूरा हो गई। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कवरिंग ऑफ लंग्स, तो जो लंग्स की बाहरी परत होती है वह क्या कहलाती है, तो प्लूरा कहलाती है, ठीक। और यह होती कैसी है, तो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। हाँ, अब जो ये प्लूराइटिस हो जाता है, मतलब कि क्या होता है कि जब इनमें इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, जब प्लूरल फ्लूइड का यानी कि वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन प्लूराइशी भी बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जब अपन ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्नोइया बोला जाता है। या कभी डिस्नोइया प्रॉब्लम बताए, तो डिस्नोइया प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे प्लूरल फ्लूइड में यानी कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, ठीक। तो क्या कहलाता है, प्लूराइशी कहलाती है। इसमें क्या होती है कि जब अपन ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको अपन डिस्नोइया बोला जाता है, ठीक। और जो अगर सबसे पहले, तो जो अपना राइट लंग्स होता है, तो राइट लंग्स, तो जो राइट लंग्स होता है ये कितने लोबों में बटा होता है, तो ये 3 लोब में बटा होता है, ठीक। और जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग्स, यह 2 लोब्स में बटा हुआ होता है, 2 पालियों में बटा हुआ होता है, ठीक। और इतना था, तो इतना समझ में आ गया। और ये फिफ्थ वर्टिब्रा यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा के वहीं से जो अपनी ये है ट्रैकिया डिवाइड होती है, फिर वहीं से अपना ये लंग्स ऐसे होता है, ठीक। और इतना समझ में आ गया। आप देखिए इसके बारे में कुछ, तो लंग्स जो होता है, अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए कि जो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो एंडोडर्मल से होता है। अभी हम जस्ट इसके बाद टिश्यू पढ़ेंगे, तो उस पे आप लोगों को एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल ये सब चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एंडोडर्मल क्या होता है, तो वहाँ समझ में आ जाएगा आप लोग जब अपन टिश्यू पढ़ते हैं। इसके पहले मैंने सोचा ही था कि सबसे पहले टिश्यू पढ़ा लेते हैं, लेकिन मैं सोचा चलो फिजियोलॉजी ही करते हैं, ठीक। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो एंडोडर्मल से होता है। और यह कहाँ स्थित होता है, तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। जो थोरेसिक कैविटी होती है, यानी जो यानी थोरेसिक कटहरा जिसको बोलते हैं, तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट, दायां और बायां। अब इसमें जो दायां फेफड़ा होता है वह कैसा होता है, चौड़ा होता है, जो 3 पालियों में डिवाइड होता है, 3 लोब्स में बटा रहता है। और जो बायां फेफड़ा होता है वह 2 लोब्स में डिवाइड रहता है। एक बार और मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आप लोग के नॉलेज के लिए कि जो दायां फेफड़ा होता है वह 625 ग्राम का होता है, और जो बायां फेफड़ा होता है वह 575 ग्राम का होता है, ठीक। अब इसमें ब्रोंकाई जो होती है फेफड़े में प्रवेश करने के बाद ब्रोंकियोल में विभाजित हो जाती है, ठीक। जैसे मैं बताया था ना, हरे कलर से 3-3 ब्रोंकियोल में डिवाइड होती है, फिर ब्रोंकियोल पे ही एल्वियोली लगी रहती है, ठीक। ये ब्रोंकियोल आगे चलकर कोशिका वाहिका और एल्वियोलर डक्ट में बढ़ जाते हैं, और ये वायु कोशिका एल्वियोली का निर्माण करते हैं। मैंने जस्ट दिखाया था ना, यहाँ पे देखो, ये रेड कलर से दिख रहा है ना, यहाँ पे कि 3-3 के यानी कि एल्वियोली में डिवाइड है, ठीक। और एल्वियोली फेफड़े की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो जो एल्वियोली होती है ये क्या कहलाती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स का है। तो फेफड़े की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन होती है, तो एल्वियोली होती है। और इसी एल्वियोली द्वारा O2 एवं CO2 का आदान प्रदान होता है, और इसी संख्या कितनी होती है, तो 300 मिलियन होती है। अब देखो कि जो एल्वियोली है, तो एल्वियोली कैसे मतलब काम करती है, CO2 और O2 का उसका ट्रांसडक्शन काम, ठीक। देखो ये हो गया। अब ये डिवाइड होती है किसमें,
ठीक। तो इसको ये हुआ 1D। ठीक, अब इसके बाद मैं जब इसको ट्रांजैक्शन डिवाइड करेंगे तो कैसा दिखेगा उसको देखना। ठीक। ठीक, मतलब ठीक। ये ऐसे। अब अगर मैं इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाऊं। ठीक। तो 3D कुछ, अरे जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कुछ वो इस तरह से दिखाई देती हैं एल्वियोली। ठीक। तो ये 1D, और जब उसका ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन डिवाइड किया जाता है। ठीक। और ये 3D दिखाई देता है। ठीक, अब क्या होता है देखो, इसी रास्ते से क्या होता है, इस रास्ते से क्या आया, ये O2 आता है। ठीक। ये इस रास्ते से क्या आ रहा है, O2 आ रहा है। ठीक। क्या आ रहा, O2 आ रहा। क्या आ रहा, O2 आ रहा। ठीक। अब ये O2 आएगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सपोज कर लो सेल। ठीक, ये क्या है, अपनी बॉडी है। ठीक। तो बॉडी से क्या होता है कि यहाँ से तो वहां से तो O2 आ रहा, और यहाँ से क्या आ रहा, जा रहा है, तो इन्हीं में क्या जा रहा है, CO2 जा रहा है। ये यहाँ से बॉडी से सेल के माध्यम से क्या जा रहा है, CO2 द्वारा जा रहा है, किसके माध्यम से, बायो डिफ्यूजन के माध्यम से। ठीक, विसरण के माध्यम से क्या जा रहा है, CO2 जा रहा है। अब CO2 जो आया है, तो वो यही CO2 क्या होता है, इन्हीं रास्तों से बाहर निकलता है। ठीक, ये क्या निकल रहा है, CO2। इसी रास्ते से CO2 बाहर निकलेगा। ये CO2 बाहर निकल रहा, क्या निकल रहा, CO2। तो क्या होता है, एल्वियोली में यानी कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होते रहता है। अगर इसके हम संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है, तो 300 मिलियन होती है। ठीक, इनकी संख्या। और ये क्या कहलाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। और जो ये लंग्स होता है, तो लंग्स को एक और नाम देख लीजिए, LUNG, लंग्स। लंग्स को क्या बोलते हैं, वॉशरमैन, धोबी, वॉशरमैन ऑफ बॉडी, यानी शरीर का धोबी बोला जाता है किसको, लंग्स को। तो लंग्स क्या करता है, जो ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू तो जो ऑक्सीजन वगैरह आते हैं, तो ये किसके थ्रू आते हैं, तो ये जो एल्वियोली होती है, एल्वियोली के द्वारा ही CO2 आएगा, और फिर सेल्स में यानी कि बायो डिफ्यूजन वहां जाएगा, और बायो डिफ्यूजन के माध्यम से ही जो O2 है, वो O2 और CO2 का
यानी कि ट्रांसडक्शन होते रहता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब जो ये एल्वियोली होती है, तो एल्वियोली भी दो टाइप की सेल से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक, एल्वियोली, एल्वियोली दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है या बनती है। ठीक, अब वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली हो गई न्यूमोसाइट फर्स्ट। फर्स्ट क्या हो गई? PNE, न्यूमोसाइट फर्स्ट। और सेकंड हो गई क्या? न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट सेकंड। ठीक, तो जो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है साइज में कैसी होती है? तो यह स्मॉल होती है। ठीक, और जो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है क्या करती है? तो जो गैसेस हैं O2 और CO2, तो उसको आदान प्रदान का काम करती है। कौन? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का आदान प्रदान कौन करता है? जो O2 और CO2 का आदान प्रदान है वह कौन कर रहा है? तो न्यूमोसाइट फर्स्ट कर रही है। ठीक, एक्सचेंज, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ठीक, गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान कौन कर रहा है? तो न्यूमोसाइट फर्स्ट कर रही है। अब जो न्यूमोसाइट सेकंड होती है, तो ये कैसी होती है? तो ये स्मॉल सेल्स होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, और ये होती है लार्जर सेल्स, यानी ये बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ठीक, और जो लार्जर सेल्स होती हैं, जो न्यूमोसाइट सेकंड होती हैं, तो ये क्या करती हैं? जो सरफेस टेंशन होता है उसको क्या करती है? रिड्यूस करती है, मतलब जो पृष्ठ तनाव होता है तो उसको कम करती है। ठीक, अब देखो जो पृष्ठ तनाव जैसे क्या हो जाता है, जैसे कोई मतलब सिगरेट पी रहा है, ठीक, तो वहां क्या होगा? जाला टाइप पे बन जाता है। या कभी देखे होगे कि ठंडी के टाइम पे क्या करते हैं कि जैसे अपन पुराने यानी कि गद्दे रहते हैं, जो रजाई वाले रुई वाले गद्दे रहते हैं, तो क्या होता है कि जो उनकी रुई होती है, यानी कि सोते सोते क्या हो जाता है कि वो पूरी बंद टाइप पे जाती है। तो क्या हो गया? मतलब उनमें पृष्ठ तनाव ज्यादा हो गया। फिर उनको क्या करते हैं कि पिटाई कर करके क्या करते हैं, उनको जब पीटते हैं तो जब क्या होता है, उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से वे फूल जाती हैं। तो वैसे ही सेम क्या होता है कि जो जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो क्या होता है कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे यानी कि जाला टाइप पे बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जिससे यानी कि ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये न्यूमोसाइट सेल्स सेकेंड सेल्स जो होती है क्या करती है कि उनके जो सरफेस टेंशन होता है, मतलब पृष्ठ तनाव, तो उसको कम करती है। ठीक, रिड्यूस सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को कम करती है। तो पृष्ठ तनाव को कम करती है, जिससे क्या होता है, यानी कि सांस लेने में हमें आसानी होती है। अगर यदि यही अगर क्या करेगी, अगर सरफेस टेंशन कम ज्यादा रहेगा, जिससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो न्यूमोसाइट सेल्स क्या करती है? पृष्ठ तनाव को कम करती है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी हो। ठीक, अब अगला क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है? एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है। ठीक, ये क्या हो गया? अपने लंग्स हो गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा
जब हमारे यानी कि क्या होगा कि एयर इंटर करेगी, हवा आएगी, मतलब एयर इंटरिंग। ठीक, तो जब एयर इंटरिंग होगी यानी लंग्स में जब क्या करेगी, ये लंग्स है, तो लंग्स में जैसे ही क्या होगी कि एयर इंटर करेगी तो क्या होता है, हमारा जो फेफड़ा होता है वह क्या करता है, फूलता है। ठीक, तो जो स्टर्नम एंड रिब्स होती है क्या करेंगी, यानी कि फूलेंगी। यानी कि रिब्स और स्टर्नम की ओर, यानी कि जो हमारा लंग्स होगा वो फूलेगा। तो रिब्स एंड स्टर्नम आर रेज्ड, ठीक, रेज्ड होगा। अगर देखो जब फूल रहा है तो जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी क्या होंगी, मतलब कि फूलेंगी। ठीक, तो जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक, और जो अपना डायफ्राम है, तो देखो जब अगर ये फूलेगा तो अपना डायफ्राम क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब शिथिलेगा, संकुचन होगा। और जब क्या होगा कि जब एयर अंदर की ओर आएगी, जब एयर सॉरी जब एयर बाहर की ओर जाएगी, ठीक, जब एयर बाहर की ओर जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, एयर एक्साइटिंग। ठीक, लंग्स, और तो जब एयर क्या होती है यानी कि बाहर की ओर जाती है तो क्या होगा कि पहले ये फूले थे तो अब क्या करेंगे कि यानी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। क्या होते हैं, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। गेट्स यानी कि क्या होंगे, ये रिटर्न अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। अब जो ईआईसीएम जो इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीज हुई थी वह अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वह क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो डायफ्राम होता है वह क्या कर जाएगा, तो फ्लैट हो जाता है, मतलब अपने पूरा पुनः अपनी वही अवस्था में आ जाता है। अब जो ये एयर इंटरिंग और एयर एक्साइटिंग, मतलब एयर का अंदर आना और एयर का बाहर जाना, ये किसकी वजह से होता है, तो देखो क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में, मतलब कि जब एटमॉस्फेयर में जो हमारी पल्मोनरी प्रेशर है, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, किससे, पल्मोनरी प्रेशर से, तो क्या होगा, एयर अंदर की ओर आएगी, अंदर आ जाएगी। ठीक, और जब पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा, एयर बाहर जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ग्रेटर देन किससे, पल्मोनरी प्रेशर से। पल्मोनरी, ARESSURE, ठीक, और इस पे क्या हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, ठीक, तो क्या हो जाती इस पे, सॉरी, इसमें पल्मोनरी प्रेशर होती, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, इसमें पल्मोनरी प्रेशर ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, तो ये हो जाती है किससे, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आ गया कि क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी अधिक होगा, तब क्या होगा, एयर अंदर की ओर आएगी, और जब एटमॉस्फेयर यानी कम हो जाएगा, जब पल्मोनरी प्रेशर हाई हो जाएगी तो एयर बाहर की ओर जाएगी। ठीक, समझ गए। अब अगला क्या है,
फेफड़ों का आयतन, ये काफी पूछा जाता है। ये अभी जब क्या हुआ था, अभी एएमआरएस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी लंग्स से वॉल्यूम का एक फार्मूला पूछा गया था। ठीक, तो इसको भी याद रखना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। ठीक, तो टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन कितना होता है, 500 ml। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि जितनी सांस हम अंदर ले रहे हैं या जितनी सांस हम क्या कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उसका अमाउंट क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, तो वह कितनी होती है, 500 ml होती है। अब क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, अंतर निशोषित आरक्षित आयतन। तो क्या होगा, जैसे अपन लोग क्या करें, सांस अंदर लो, कोई एक सांस अंदर ले रहा है, ये अंदर लिया, ठीक, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अंदर ले लिया हूं, उसके बाद भी मैं एक नाक बंद करके दूसरी नाक से मैं जो सांस अंदर ले रहा हूं, मतलब एक लेने के बाद फिर जो मैं यानी कि प्रेशर से यानी दबाव के कारण जो मैं ले रहा हूं, ठीक, फोर्स के कारण जो ले रहा हूं, तो वह क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। ठीक, यानी फोर्सफुली जितनी हवा हम ले सकते हैं वो क्या कहलाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितनी होती है, तो 2500 3000 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, जैसे मैंने क्या किया, ये सांस छोड़ दिया, अब सांस छोड़ दिया, एक नाक बंद कर दिया और उसके बाद मैं फिर एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब जितनी सांस छोड़ दी है उसके बाद जब हम फोर्सफुली जो सांस छोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या कहलाता है, कि जितनी अगर हमने सांस छोड़ दिया और जितना वो कर दिया, जिसके बाद अगर हम अब हम फोर्सफुली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यानी कि जो अंदर रहे ही आती है, अगर फोर्सफुली हम उसको निकाल नहीं पाते, तो रेसिडुअल जो अपशिष्ट आयतन है कितनी होती है, तो 1000 से 1200 ml होती है। और अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल क्या हो जाएगा, टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम, ये जब पूरी मिला के तो कितनी होती है, तो 5700 ये फीमेल में होती है और समथिंग 6000 ml के समथिंग कितनी होती है, मेल में होती है। तो ये 5700 या 6000 ml के समथिंग होती है। इसमें से जब क्वेश्चन पूछेगा तो किसी एक में पूछेगा, मोस्टली ये एग्जांपल पूछ लेता है, या टाइडल वॉल्यूम पूछ लेगा, या कभी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछ लेगा, या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछ लेगा। ठीक, ये तो यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। अब अगला क्या है, श्वसन गुणांक। तो रेस्पिरेटरी क्वांटेंट क्या कहलाता है, तो जो आरक्यू होता है वह सबसे पहले यानी कि CO2 की निकली हुई मात्रा अपॉन O2 की उपयोग की मात्रा क्या कहलाता है, श्वसन भागफल कहलाता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू मान कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र कितना होगा, C6H12O6, इसमें जब क्या होता है, ऑक्सीजन मिलेगा तो कितना मिलता है, 6, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है, ये सबसे पहला मैंने फार्मूला ये करवाया था ना, C6H12O6। ठीक, ये समीकरण मैंने सबसे पहले ही वहां पे लिखा था, तो क्या 6CO2 और 6H2O प्लस 686 KCl एनर्जी निकलती है। ठीक, तो इसमें आरक्यू अगर पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 6, और O2 कितना है, 6, तो 6 तो कितना आ जाएगा, 1। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू मान कितना होता है, 1, ऐसे निकाला जाता है। ठीक, वैसे ही अगर मैंने कुछ और भी निकाल के दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वह कितना होता है, 1 होता है, और प्रोटीन का आरक्यू मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है, और जो वसा का आरक्यू मान होता है वह कितना होता है, तो 0.71 होता है। और अनाक्षी श्वसन के लिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो आरक्यू का मान होता है तो कितना होता है, 1 से अधिक होता है। और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का जो आरक्यू मान होता है तो 0.66 होता है। और जो आरक्यू मापने का यंत्र होता है वह किससे मापा जाता है, रेस्पिरेटरी, तो गैनॉन्स पोटोमीटर से या गैनॉन्स रेस्पायरोमीटर से मापा जाता है। गैनॉन्स पोटोमीटर से वो मापा जाता है। ठीक, तो गैनॉन्स रेस्पायरोमीटर से। अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन,
तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना होता है? तो अगर नवजात शिशु की बात करें तो श्वसन दर कितनी होती है? तो 1 मिनट में वो लगभग 32 बार करते हैं। और 5 वर्ष के बच्चों में 26 प्रति मिनट होती है और 25 वर्ष के वयस्कों में 16 प्रति मिनट होती है और 50 वर्ष की उम्र में 18 श्वसन होती है, ठीक, प्रति मिनट। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को ये? तो आज यहाँ पे श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हुआ, एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब अगला कल पढ़ेंगे अपना क्या, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को इसमें भी कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई जिज्ञासा कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। हाँ, और क्लास कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।